हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के कोर्स नंबर 205 जो है हिंदी शिक्षा, इस पे जो है हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें जो है इस 205 कोर्स में 4 यूनिट हैं, जिसमें से शुरुआत की 2 यूनिट जो है डॉक्टर समृति आपको करवाएंगे और मैं आप लोगों को यूनिट 3 और 4 करवाऊंगी। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है इकाई 3 का पाठ्यक्रम एवं भाषा शिक्षण। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें हमारे चर्चा के विषय रहेंगे आज पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ, पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ, परिभाषा, महत्व और सिद्धांत। इनके बारे में जो है हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम होता क्या है? पाठ्यक्रम जो शब्द है, ये पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी के करिकुलम का पर्यायवाची शब्द है। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी के जो है करिकुलम शब्द का पर्यायवाची शब्द है, और जो करिकुलम शब्द है इसकी व्युत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के क्यूरे वर्ड से मानी गई है। करिकुलम शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से मानी गई है, और इस क्यूरे शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है रेस कोर्स या दौड़ का मैदान। रेस कोर्स या दौड़ का मैदान। और दौड़ के मैदान को जो है पाठ्यक्रम से किस प्रकार से संबंधित किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। जिस प्रकार बालक अपने सामर्थ्य एवं क्षमता के अनुसार दौड़कर अपने उद्देश्य अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे जो है क्या कहा जाता है? करिकुलम कहा जाता है या पाठ्यक्रम कहा जाता है। दौड़ का मैदान इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि विद्यार्थी छात्र इस पर चलकर इस पाठ्यक्रम के द्वारा या इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करके ही जो है अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं या कर पाने में जो है सक्षम हो पाते हैं। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन काल में परा अपरा विद्या वर्तमान पाठ्यक्रम का वाचक था। जो परा अपरा विद्या है वो शब्द जो है पाठ्यक्रम शब्द की जगह जो है उपयोग में लाया जाता था। जिस प्रकार आधुनिक काल में बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आध्यात्मिक तथा भौतिक विकासकारी पाठ्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया गया है, उसी प्रकार जो है प्राचीन काल में पाठ्यक्रम को भी बालक के सर्वांगीण विकास हेतु 2 भागों में बांटा गया है। और वे 2 भाग क्या हैं? वे भाग हैं जिन्हें हमने जैसे पहले कहा कि आधुनिक समय में जो है पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम शब्द उपयोग में लाया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में जो है इसके लिए परा अपरा विद्या ये शब्द जो है उपयोग में लाया जाता था। और ये 2 प्रकार की विद्या होती थी, एक है परा विद्या और दूसरी है अपरा विद्या। ठीक है, परा विद्या में जो है इन विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता था, आध्यात्मिक, कलात्मक, साहित्यिक, सांस्कृतिक विषयों का। और अपरा विद्या में जो है भौतिक एवं शारीरिक विकास संबंधी विषयों का ज्ञान जो है प्रदान किया जाता था। परा विद्या नामक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है आपके वेदांग, दर्शन, इतिहास, नीतिशास्त्र आदि जो है आध्यात्मिक विषय जो है इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें अपरा विद्या की, तो अपरा विद्या में जो है प्रायः भौतिक तथा शारीरिक विकास संबंधी विषय जैसे कि इतिहास, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र आदि जो विषय इसमें आते हैं। तो इन 2 आधारों पर, इन 2 विद्या के आधार पर जो है संपूर्ण शिक्षा जो है प्राचीन काल में सीखने वालों को, छात्रों एवं विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में इसका रूप परिवर्तित होकर क्या सामने आया है? पाठ्यक्रम के रूप में ये हमारे सामने आया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के जो मुख्य 2 अर्थ हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के अर्थ को 2 आधार पर 2 प्रकारों से भी समझा जा सकता है। पहला है पाठ्यक्रम का संकुचित या सीमित अर्थ।
पाठ्यक्रम का संकुचित या सीमित अर्थ। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम को संकुचित या सीमित क्यों माना गया कुछ विद्वानों के द्वारा? वो इसलिए क्योंकि इसके अनुसार शिक्षक एक पूर्व निर्धारित विषय सामग्री को ही पढ़ाता था। पुराने समय की बात करें तो शिक्षक जो है एक पूर्व निर्धारित विषय सामग्री को ही पढ़ाता था, और जो अध्यापक के निजी दृष्टिकोण है उनकी अवहेलना की जाती थी। प्रायः बच्चों को सूचनात्मक ज्ञान देना ही सफल शिक्षण माना जाता था। इस आधार पर पाठ्यक्रम तथा अध्ययन क्रम में कोई अंतर नहीं माना जाता था। दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया जाता था। किसको? पाठ्यक्रम तथा अध्ययन क्रम को। इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ। पहले जो है पाठ्यक्रम को सिर्फ यहाँ तक महत्व दिया जाता था कि पाठ्यक्रम जो है आपके पारंपरिक विद्यालयों में पारंपरिक शिक्षा प्रदान करने की विधि में जो है आपको विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय में चार दीवारी में कक्षों में जो है ज्ञान प्रदान किया जाएगा, और निश्चित समय में निश्चित जो है आपका पाठ्यक्रम जो ज्ञान है वो आपको प्रदान किया जाएगा। ये माना जाता था पाठ्यक्रम का अर्थ। ठीक है, तो ये जो है पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ है। लेकिन इसके विपरीत पाठ्यक्रम का विस्तृत अर्थ। पाठ्यक्रम का विस्तृत या व्यापक अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम की विस्तृत धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम में नियोजित शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय तथा विद्यालय से बाहर जो कुछ भी नियोजित किया जाता है वह सब पाठ्यक्रम में सम्मिलित होता है। ठीक है, जैसे हमने बात की पाठ्यक्रम की संकुचित अर्थ में कि आपके ट्रेडिशनल तरीके से जो है आपको विद्यालय में आकर चार दीवारियों में और जो पूर्व निर्धारित विषय वस्तु होती थी, पाठ्यक्रम होती थी, वही आपको पढ़ाई जाती थी। और इसके अंतर्गत जो है अध्यापक की अपनी अध्यापक अपने निजी दृष्टिकोण रखता था, उस विषय वस्तु से संबंधित उन्हें महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन विस्तृत अर्थ में, पाठ्यक्रम की विस्तृत अर्थ में छात्रों को जो है विद्यालय में पढ़ाया जाता है। विद्यालय में होने वाली गतिविधियों के अतिरिक्त उन्हें अन्य गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। जिस प्रकार की पाठ्यक्रम को शिक्षा को विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास भी माना गया है कि शिक्षा द्वारा जो है छात्रों की, बच्चों की चहुमुखी विकास होना चाहिए। ये जो है पाठ्यक्रम की विस्तृत या व्यापक अर्थ की धारणा है, जिसका आधुनिक समय में बहुत प्रचलन और मान्यता इसे प्रदान की गई है। तो ये था पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ और पाठ्यक्रम का विस्तृत अर्थ। यदि हम आज के समय की, आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में जो है पाठ्यक्रम के विस्तृत एवं व्यापक अर्थ पे उसे पुस्तकीय ज्ञान के अलावा जो है अन्य ज्ञान भी अपने एक उसके सर्वांगीण विकास के लिए और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए ऐसे ज्ञान भी प्रदान किया जाता है जो कि पाठ्यक्रम का ही अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मुनरो के अनुसार, और दूसरा के.डी. रूडयार्ड और H.K. हेनरी के अनुसार। ठीक है, जो मुनरो हैं ये एक शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। इनके अनुसार पाठ्यक्रम के संबंध में इनके विचार कुछ इस प्रकार से हैं। पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। मुनरो के कहने का भाव यहाँ पे ये है कि विद्यालय में जो है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, करवाया जाता है और उनके द्वारा उन्हें जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसे जो है पाठ्यक्रम कहा जाता है, या या वो सब अनुभव जो है पाठ्यक्रम में ही निहित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनुभव उन्हें पाठ्यक्रम के कारण ही प्राप्त होते हैं। अगली हम बात करते हैं के.वी. रूडयार्ड और H.K. हेनरी के अनुसार। अपने व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण विद्यालय वातावरण आता है जिसमें सभी प्रकार के कोर्स कैसे पठित विषय जो पढ़ने वाले कोर्स है, क्रियाएं, पढ़ना तथा साहचर्य
साहचर्य सम्मिलित हैं जो छात्रों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं। साहचर्य सम्मिलित हैं जो छात्रों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं। इनके अनुसार पाठ्यक्रम में वे समस्त क्रियाएं आती हैं और साथ ही जो आपके पढ़ाने वाले विषय भी आते हैं, आपकी क्रियाएं भी आती, जो आपकी पाठ्य सहायक क्रियाएं करवाई जाती हैं, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। उसके अलावा जो है आप में सामाजिक मूल्य जो उत्पत्ति होती है, सामाजिक मूल्यों का जो भावना आप लोगों में पैदा होती हैं, वे सभी चीज़ें, वे सभी क्रियाएं और वे सभी, जैसे हम बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, ये सभी पाठ्य सहगामी या सहगामी क्रियाएं जो हैं पाठ्यक्रम से ही संबंधित हैं और इन सभी को जो है पाठ्यक्रम कहा जाता है। किसी एक को नहीं अपितु इन सभी को मिलाकर जो है पाठ्यक्रम कहा जाता है, या ये सभी चीज़ें जो हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधार। पाठ्यक्रम निर्माण जो है, आपने पाठ्यक्रम का अर्थ पढ़ लिया, इसकी परिभाषाएं जान ली, इसका व्यापक अर्थ जान लिया, इसका संकुचित अर्थ जान लिया। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम के निर्माण में जो है प्रमुख आधार वे कौन कौन सी बिंदु हैं मुख्य, जिनका मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है किसमें, एक पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय। ठीक है, जैसे कि पहला है इसमें आपका दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेस। दूसरा है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस। तीसरा है आपका सांस्कृतिक आधार, कल्चरल बेस। और अंतिम है आपका मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेस। ये 4 मुख्य बिंदु हैं या आधार हैं जिनके आधार पर जो है एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब हम इनके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दार्शनिक आधार की। दार्शनिक आधार, ठीक है, इसका क्या महत्व रहता है, ये क्यों आधार माना गया है पाठ्यक्रम के निर्माण में। शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले शिक्षा के कुछ उद्देश्यों को सामने रखा जाता है, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और शैक्षिक उद्देश्यों एवं मान्यताओं का निर्धारण एक दार्शनिक करता है। ठीक है, जो आपके शैक्षिक उद्देश्य है, शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो मान्यताएं होती हैं, उनका निर्धारण जो है एक दार्शनिक करता है। और दार्शनिक कैसा होता है, दार्शनिक प्रगतिवादी भी हो सकता है, आदर्शवादी भी हो सकता है, यथार्थवादी भी हो सकता है और उपयोगितावादी भी हो सकता है, या फिर वह इन सभी का मिश्रित रूप भी हो सकता है। एक आदर्शवादी दार्शनिक की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन कराना होता है। ठीक है, एक आदर्शवादी की बात करें, आदर्शवादी दार्शनिक की बात करें तो उसकी विचारों के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति करवाना होता है। लेकिन किसी भी पाठ्यक्रम पर जो है उसके प्रगति विचार भी, उनका असर भी दिखता है, प्रगतिवादी विचारों का, उपयोगितावादी विचारों का भी दिखता है, आदर्शवादी विचारों का भी दिखता है। लेकिन कैसे, जैसे पाठ्यक्रम का अर्थ है कि बच्चों को एक आदर्श व्यक्ति बनाया जाए, उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाए, उसे स्वयं सीखने के लिए खुला छोड़ दिया जाए और वह अपनी गलतियों के द्वारा जो है सीखे। ये सभी चीज़ें क्या है, ये दार्शनिक बिंदु है, ये दार्शनिक आधार है। तो इस आधार पे भी जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। दूसरा है आपका वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस। विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, इस आधार पर भी जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि पाठ्यक्रम के विषय बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित होने चाहिए, केवल काल्पनिक या माफ कीजिएगा, केवल कल्पना लोक या परिलोक से नहीं। यह बात सत्य है कि बालक रंग बिरंगे खिलौने, कल्पना लोक आदि को अधिक पसंद करता है, किंतु पाठ्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कल्पना के सहयोग से यथार्थ का ज्ञान कराने के लिए पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमुख स्थान होना चाहिए।
जिस प्रकार से बच्चों हमने बात की कि बच्चे जो हैं रंग बिरंगे खिलौने और कल्पना लोक या परिलोकों के बारे में जो है अधिक आकर्षित होते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में जो है बच्चों को उससे संबंधित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से विषयों को या विषय वस्तु को समझाने और करवाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विज्ञान जो है सत्य तथ्यों पर आधारित होती है। हम विज्ञान में जो है ऐसा इसलिए हुआ होगा, इसलिए इसका परिणाम ये हुआ, ऐसे अनुमान नहीं लगाए जाते, बल्कि विज्ञान में जो है तथ्यों पर आधारित परिणाम निकाले जाते हैं। उसी प्रकार से पाठ्यक्रम में कल्पना लोकों और परिलोकों को स्थान नहीं दिया जाता है, बल्कि पाठ्यक्रम में जो है तथ्यों पर आधारित वस्तुओं, चीज़ों, विषय वस्तुओं या यथार्थवाद के ज्ञान को महत्व दिया जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण के समय वैज्ञानिक आधार का भी विशेष महत्व रहता है। पाठ्यक्रम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जांचा परखा और इसका उपयोग वैज्ञानिक तरीके से भी किया जाता है। अगला है आपका सांस्कृतिक आधार, कल्चरल बेस। सांस्कृतिक आधार का तात्पर्य है सामाजिक परंपराएं, धार्मिक पर्व, कलाएं, इन सब चीज़ों से सांस्कृतिक आधार का संबंध है। बालक की रुचि कलाओं एवं सामाजिक स्वस्थ परंपराओं तथा त्योहारों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं। अगर पाठ्यक्रम का आधार सांस्कृतिक आधार नहीं होता तो आपके पाठ्यक्रम में, जैसे हम हिंदी की बात करें, हिंदी व्याकरण में आपको जो है दशहरा, दिवाली, त्योहार, ये सब चीज़ें जो है सम्मिलित नहीं होती। इनका आपकी हिंदू संस्कृति से, आपकी संस्कृति से इनका महत्व है हिंदू संस्कृति में, क्योंकि जैसे हम बात करें दिवाली का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है बुराई पे अच्छाई की जीत, जिसके हम दिवाली के रूप में जो है मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ जो है उस दिवस को मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है सांस्कृतिक आधार पर आप लोगों के पाठ्यक्रम को जो है प्रभावित करती हैं। जैसे कि अब जो है सरकार ने आपकी जो क्रिसमस डे है, आपका जो 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, इन सब चीज़ों की छुट्टी पे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सब की छुट्टी पे जो है मनाही की है, बल्कि इसकी जगह सरकार के ये आदेश जारी किए गए हैं कि इन पर्वों को, इन दिनों को, इन सांस्कृतिक धारणाओं को, परंपराओं को जो है स्कूलों में पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे तरीके से जो है मनाया जाएगा और बच्चों को इसके महत्व के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी पाठ्यक्रम जो निर्माण है आपका, वो हमारी संस्कृति से प्रभावित है। ठीक है, हमारी संस्कृति को, हमारी सांस्कृतिक धारणाओं को ध्यान में रखकर जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में दिवाली, दशहरा ऐसे विषयों के बारे में जो है चर्चा की गई है और ऐसे विषयों को जो है आपकी हिंदी व्याकरण में, आपके अंग्रेजी व्याकरण जो है स्थान दिया गया है। अगला है आपका मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेस। मनोवैज्ञानिक आधार की दृष्टि से पाठ्यक्रम जो है बाल केंद्रित, विविधता तथा भिन्नतापूर्ण होना चाहिए, जिससे बालक अपनी मानसिक क्षमता, योग्यता, रुचि, अभिरुचि, स्वभाव एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके। मनोविज्ञान का जो है पाठ्यक्रम में विशेष महत्व रहता है, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण हम किन बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि छात्र का जो है उसका मानसिक स्तर क्या है, उसका आयु वर्ग क्या है, किस आयु वर्ग के छात्रों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, और पाठ्यक्रम का स्तर जो है कुछ वर्षों के बाद कितना जो है उसका स्तर जो है कठिन या सरल किया जाना चाहिए, किसके आधार पर? आयु वर्ग के आधार पर और मानसिक स्तर के आधार पर। तो ये 4 जो बिंदु हैं, ये 4 जो आधार हैं, दार्शनिक आधार, वैज्ञानिक आधार, सांस्कृतिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार, इन 4 आधारों के आधार पर किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया जाता है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। किसी भी पाठ्यक्रम के निर्माण से पहले शिक्षा के उद्देश्यों
का निर्धारण किया जाता है और शिक्षा की उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जिसका अनुसरण अध्यापक व विद्यार्थी द्वारा किया जाता है और जिसके द्वारा वे शिक्षा का ग्रहण करते हैं।